नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी दिल को छू देने वाली कहानी है। मेरी बहन की मौत के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरे जीजा जी के साथ करवा दी। लेकिन हर रात मेरी बहन मेरे सपने में आती और मुझसे कहती, मुझे न्याय दो क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने मेरे साथ। मेरा नाम रोहिणी है और मेरी शादी मेरे माता पिता ने बहुत धूमधाम से कराई थी। आज मेरी शादी की पहली रात है और मैं नई नवेली दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर लड़की की तरह मैंने भी अपने आगे के जीवन को लेकर बहुत रंगीन सपने देखे थे, पर मेरे ये सपने बेरंग हो गए जब मेरी शादी मेरे जीजा जी के साथ कर दी गई। मेरे जीजा जी एक सुंदर जवान, पढ़े लिखे, सुशिक्षित ऐसे इंसान थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपने दीदी के पति के रूप में ही देखा था। मेरी बहन रूपाली की मृत्यु के बाद उसकी सास ने उनके बेटे के लिए मेरी माँ से मेरा हाथ मांगा था और मेरी माँ ने मुझे बिना पूछे ही हाँ कह दी थी। इस बात को लेकर मैं अपने माँ बाप से बहुत नाराज़ थी, पर माँ ने मुझे बहुत समझाने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने शादी के बाद दीदी को हमेशा ही खुश और संतुष्ट देखा था, इसलिए मेरे मन में मुझे विनोद को लेकर कोई शंका नहीं थी। मेरी और विनोद की शादी धूमधाम से हुई। शादी की पहली ही रात को दुल्हन के रूप में मैंने दीदी के कमरे में पैर रखा, तब सामने दीदी की तस्वीर देखकर मेरा गला भर गया। दीदी खुद को सुख, समाधान, ऐश्वर्य सब मेरी झोली में डालकर चली गई थी। अब मैं विनोद के आने की राह देख रही थी। तब कोई तो कमरे का ताला खोलने जैसी आवाज़ आई। तब विनोद मेरे बेड के पास आया और शांत तरीके से वापस जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से मुझे बड़ी हैरानी हुई और जब मैंने ऊपर देखा तो सामने दीवार पर दीदी की तस्वीर गायब थी। मैं कुछ देर तक एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे पता था कि विनोद अभी तक दीदी को भुला नहीं पाया है। इस समय उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर आई और बगल वाले कमरे में जाने लगी। तब मुझे पता चला कि वो कमरा अंदर से लॉक है। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई। दिन भर की दौड़ भाग के कारण मैं भी बहुत थक गई थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में आई। कपड़े बदलकर मैं सो गई। मेरी आँख खुली तो विनोद बेड के किनारे बैठे हुए थे और मेरी सास उन्हें नाश्ता के लिए पूछ रही थी। मुझे जगह देखकर विनोद बोले, गुड मॉर्निंग। उनकी ऐसी प्यार भरी आवाज़ सुनकर रात में जो कुछ हुआ वो मैं भूल गई। तभी मेरी नज़र दीदी की तस्वीर पर पड़ गई। उस फोटो को देखकर लगता था मानो वो मुझे देखकर हंस रही हो। मैं फ्रेश होकर आने लगी। आने के बाद हम दोनों ने अपने कमरे में बैठकर ही नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद विनोद कुछ काम से बाहर चले गए। दिन भर नाते रिश्तेदारों का आना लगा हुआ था। विनोद का मेरे प्रति व्यवहार देखकर लग रहा था कि जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे। आज भी मैं विनोद की राह देख रही थी और आज भी विनोद दीदी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए थे। मुझे अब उनकी ये हालत देखकर उन पर दया आ रही थी और मेरी दीदी की किस्मत पर गर्व हो रहा था। उन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला जो उन्हें आज तक भुला नहीं पाए। मैं फिर से अपने कमरे से बाहर आई और बगल वाले रूम में जाने लगी तो देखा कि विनोद ने कमरा अंदर से लॉक कर दिया था। अंदर से मुझे विनोद के किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की पर साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उतने में मेरी सास सामने से आई और कहने लगी, चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उदास मन से अपने कमरे में लौट आई। सामने टंगी दीदी की तस्वीर देखकर मैं विनोद और दीदी के जीवन के बारे में सोचने लग गई। हम दोनों दो बहनें थी। हमारे माँ बाप ने बड़े ही लाड प्यार से हमें बड़ा किया। दीदी जब बड़ी हुई तो उनके लिए रिश्ते की बात होने लगी और मेरी माँ की सहेली के बेटे के साथ ही दीदी की शादी हो गई। विनोद भी मेरे माता पिता को बहुत पसंद आए थे।
शादी के बाद मैं कुछ दिन दीदी के यहाँ रहने गई। तब मुझे दीदी की एक बात बड़ी अजीब लगती। दीदी हमेशा रात में अपने कमरे में रहने की जगह बाहर घूमती रहती। मैं उनसे इस बारे में पूछती तो वो मुझे टालने की कोशिश करती। एक दिन जीजा जी दीदी को घर छोड़ने आए। वे घर के अंदर ना आकर बाहर से ही चले गए। मैंने उनकी तरफ देखा तो लगा मानो उन्होंने कोई नशा किया है। मैंने दीदी से पूछा तो बोले कि कुछ नहीं पगली, हमारी बस किसी बात से लेकर लड़ाई हुई थी, बस उसी वजह से अंदर नहीं आए। एक हफ्ते बाद जीजा जी घर आए और दीदी से माफ़ी मांगने लगे। दीदी की घर गृहस्थी बड़े ही अच्छे से चल रही थी। तभी अचानक एक दिन दीदी की मृत्यु की बात सुनने को मिली। उनकी सास ने कहा कि दीदी की अटैक की वजह से मौत हुई। इस सदमे से उबरने के लिए हम सबको बहुत समय लगा। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे हम सब उसी बात को भूलने लगे और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी विनोद के साथ करा दी। लेकिन विनोद के व्यवहार में मुझे एक बात बहुत खटक रही थी कि विनोद दिन भर मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करते और रात होते ही दीदी की फ़ोटो लेकर दूसरे कमरे में चले जाता है और उनकी तस्वीर से बातें करते। मुझे उनका दुख बांटना था, पर ऐसा कभी कोई मौका न मिला। एक दिन दीदी एक बंद कमरे में सिसकियां दे देकर रो रही थी। ऐसा मुझे सपने में दिखा। दीदी मुझे हाथ देकर मुझे पास बुला रही थी और कह रही थी कि मुझे न्याय चाहिए। मेरी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब मुझे न्याय मिलेगा और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं उससे कोई सवाल करती उससे पहले ही डर कर मेरी आँख खुल गई। देखा तो कमरे में पूरे तरीके से अंधेरा था और मैं पसीने से सरोवर हो गई थी। मेरे कान में दीदी के बोल घूम रहे थे। दूसरे दिन विनोद काम पर जाने के बाद मैं चुपचाप उस कमरे में गई, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर उस कमरे में चल क्या रहा था। मैं उस कमरे में गई तो वहाँ सिर्फ एक सोफ़ा और एक अलमारी ही थी। अलमारी खोलकर देखी तो उसमें सिर्फ गोलियों के खाली पत्ते पड़े हुए थे। उन गोलियों को मैंने ध्यान से देखा। शायद वो दीदी की गोलियां थी, क्योंकि दीदी के पर्स में हमेशा गोलियां पड़ी रहती थी। पहले मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, पर गोलियों पर ऊपर नाम पढ़कर मुझे धक्का सा लगा। मुझे लगा शायद मुझे ही कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए मैंने वो गोलियों के पत्ते वहीं रख दिए। अलमारी बंद करने लगी कि अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में एक बैग रखे थे। उस बैग को मैंने खोलकर देखा तो उसमें नशा करने की दवाई रखी हुई थी। मैं उस बैग को चुपचाप अपने कमरे में ले आई। शाम होते ही विनोद मुझे बेचैन दिखाई देने लगे। ऐसा क्यों लग रहा था मानो उनकी कोई कीमती चीज़ खो गई हो। मुझे उनकी बेचैनी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो नशा करने वाली दवाई लेते थे। पत्नी होने के नाते मुझे उनकी ये आदत छुड़ानी थी। मेरी बहन भी हमेशा उन दवाइयों को अपने पर्स में रखती थी, क्योंकि वो भी उनकी ये आदत छुड़ाना चाहती थी। अब मुझे विनोद को अपना बनाना था, इसलिए मैंने उनके लिए उनकी पसंद का खाना भी बनाया। रात में खाना खाने के बाद विनोद ने मेरी बहुत तारीफ की और कहा, इसके बदले क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? मैं उनकी तरफ देखने लग गई। उनके पूछने का तरीका थोड़ा अजीब लगा मुझे, और सास के सामने उन्हें क्या जवाब दूँ ये मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैं चुप रही। विनोद ने फिर वही सवाल किया। तब मेरी सास ने मुझे कुछ काम बताकर किचन में भेज दिया, और पता नहीं वे विनोद से धीमी आवाज़ में क्या बोलने जा रही थी। मुझे विनोद का व्यवहार बड़ा अजीब लगा। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, तुम्हारा बेटा तो नशा करता है, फिर आपने मेरी शादी उनके साथ क्यों कराई? तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बहन के जाने के बाद वो एकदम अकेला पड़ गया था और उसी वजह से वो नशा करने लग गया। मैं उसे समझाती हूँ। मैं रात में आंख बंद की तो दीदी रोते हुए मुझसे न्याय मांग रही थी। आखिर वो कैसा न्याय मांग रही थी? मेरी दीदी का रोता हुआ चेहरा याद करके मैं बेचैन हो जाती हूँ। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। मेरी दीदी की मौत कहीं किसी का कोई कारस्तान तो नहीं था? सास ने कहा
कि दीदी की मौत अटैक की वजह से हुई थी। उन्हें अटैक आया था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तब ना तो हमारे में से कोई कुछ पूछने की मनोस्थिति में था और ना ही किसी के मन में ये ख्याल भी आया। लेकिन मेरी बहन का यूं सपने में आना ताज्जुब वाली बात थी। मैं अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगी जिसके कारण मुझे दीदी की मौत की वजह पता चल सके, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने विनोद का काम पर जाने के बाद उस दूसरे कमरे में साफ सफाई के बहाने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं मिला। अब बचा तो मेरी सास का कमरा, और आखिर वही हुआ। मुझे मेरी सास के कमरे में एक फाइल मिली जिसमें दीदी की मौत की वजह हार्ट अटैक था, ऐसा लिखा हुआ था। ये पढ़कर मेरी जान में जान आई और मुझे खुद की शर्म आने लगी। मैं अपने ही परिवार पर शक कर रही थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन विनोद दूसरे कमरे में 2 तस्वीर ले जाते हुए दिखे। एक तस्वीर तो दीदी की थी, पर दूसरी किसकी थी, ये सवाल खड़ा होता है। दूसरे दिन मैंने सोने का नाटक किया। मुझे सच क्या है ये जानना जरूरी था। मुझे लगा कि विनोद मेरे कमरे में आए और पहले देखा कि मैं सोई या नहीं, फिर दीदी की तस्वीर अपने हाथों में लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैंने धीरे धीरे से उनके पीछे जाकर कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा तो विनोद दीदी की तस्वीर को देखकर रोए जा रहे थे और कह रहे थे, रूपाली, तुम्हें दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस होता होगा। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जल्द ही मैं तुम्हारा ये अकेलापन दूर कर दूंगा। मैं भी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये बोलकर वे फूट फूट कर रोने लगे और दोनों तस्वीरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कुछ बोलने लगे। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहां से दौड़कर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि शायद विनोद आत्महत्या करने की सोच रहे होंगे। मुझे उन्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकालना था और ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। फिर से दीदी मेरे सपने में आकर मुझसे न्याय मांगने लगी। मैंने भी सपने में उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, जिससे वे हंसने लगी। मुझे किसी भी हर हालत में उन्हें न्याय दिलाना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कैसे करूं। दूसरे दिन मैंने अलमारी में वो बैग ढूंढने की कोशिश की जिसमें वो नशीली दवाई रखी थी, पर वो बैग गायब था। मैंने दूसरे कमरे में देखा तो अलमारी की चाबी ही गायब थी। ये सब विनोद का ही कारस्तान था। वो नशे की हालत में दीदी के पास जाने की सोच रहा था। मैं नाराज होकर अपने कमरे में आने लगी तो सामने से मेरी सास आ रही थी। उनके चेहरे पर किसी बात को लेकर चिंता साफ नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हारे फ़ोन में एक कॉल कर सकती हो? ये नंबर डॉक्टर का है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो मुझे कोई दवाई बता देंगे। ऐसा कहने पर मैंने वो फ़ोन नंबर लगाया और जाने अनजाने में मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर पड़ गई। वे फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। रात में विनोद बहुत देरी से आए, पर वे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने उनसे खाने की पूछी, पर कहने लगे कि मैं खाना खा कर आया हूँ और तुम्हारे लिए पार्सल लेकर आया हूँ। मुझे वो सब देकर वे दीदी की फ़ोटो लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैंने वो पार्सल लिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने फ़ोन में अपने पसंदीदा गाने सुनने ही वाली थी कि मेरी नज़र उस रिकॉर्डिंग कॉल पर पड़ी। मुझे वो सब नहीं सुनना था, पर वो कॉल करीब आधे घंटे तक चला। आखिर मेरी सास आधे घंटे तक डॉक्टर से क्या बात कर रही थी। मैंने वो रिकॉर्डिंग चालू की और उनकी बातें सुनकर मैं सुन्न रह गई। मेरी सास उस डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर, आपकी दवाइयों का विनोद पर उल्टा प्रभाव होने लग गया है। मेरी बड़ी बहू की जान लेने के बाद अब वो मेरी छोटी बहू को भी मारने की सोच रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपकी दवाइयों का उल्टा ही प्रभाव हो रहा है। आप मेरे पैसे लौटा दीजिए, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये मेरी सास उस डॉक्टर को धमकी सी दे रही थी। तब डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि देखिए, आप ये मत भूलिए कि आपका बेटा एक मानसिक रोगी है और तो और वो एक अपराधी भी है। उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। आप मुझसे ठीक ढंग से बात करिए, वरना आप मुझे अपने ही जाल में फंस जाएंगी। आप वो दवाइयाँ मेरे पास लेकर आइए, मैं बदल कर दे दूँगा।
जल्द ही आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मुझे ये सब सुनकर बहुत धक्का सा लगा। मेरी मनोस्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब मुझे समझ आया कि दीदी बार बार मेरे सपने में आकर मुझसे क्यों न्याय मांग रही थी। मैंने वो फ़ोन ठीक ढंग से तकिए के नीचे रखा और दरवाज़ा बंद करने उठी तो विनोद अस्वस्थ हालत में मेरे सामने खड़े थे और कहने लगे कि अभी तक सोई नहीं तुम? बस सोने ही वाली थी। खाना खाया तुमने? हाँ, बहुत टेस्टी था। ये सुनकर उनका चेहरा खिल उठा था और वो दूसरे कमरे में चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मेरी हिम्मत हार चुकी थी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मेरे पापा ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा, क्योंकि अब मेरी खुद की जान खतरे में थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सारी बातें बताकर घर का पता दिया। इसके आगे क्या हुआ ये सोचकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पर मुझे मेरी दीदी को न्याय दिलाना ही था और मुझे खुद की जान भी बचानी थी। थोड़ी देर में ही पुलिस मेरे घर पहुंची और मेरी सास और विनोद को पकड़ कर ले गई। विनोद, जो मेरे मरने की राह देख रहा था, वो हॉल में चक्कर लगा रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग और वो खाने का पार्सल जिसमें जहर मिला हुआ था पुलिस को दे दिया, जिसके कारण उन दोनों को सज़ा दिलवाने में बहुत मदद मिली। उनका केस कोर्ट तक गया और विनोद को पागल खाने में शिफ्ट करा दिया गया। वो एक मानसिक रोगी था और उसे सुंदर लड़कियों का तिरस्कार था। मेरी सास को 10 साल की सज़ा हुई और वो डॉक्टर को भी उनका साथ देने के कारण उसे भी सज़ा हुई। जल्द ही मैंने विनोद से तलाक ले लिया और अपने माँ बाप के साथ ही आगे का जीवन बिताने लगी। एक रोती हुई लड़की का दुख सभी को नज़र आता है, पर एक हंसती मुस्कुराती हुई लड़की को भी कोई परेशानी हो सकती है, ये कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता। अगर उन्हें ये बात पहले ही समझ आ गई होती तो आज मेरी दीदी हमारे साथ होती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने दीदी को न्याय दिला पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।